नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इसलिए आप कहानी को पूरा सुनें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सीमा है। हम 3 बहनें थी। हम लोग गुवाहाटी में रहते थे। यहाँ मेरे पापा फैक्ट्री में काम किया करते थे। उन्होंने हमें ज़िंदगी का हर सुख चैन दिया था। 2 साल पहले मेरी बड़ी बहन की शादी हमारे ही शहर में मेरे पापा के दोस्त के बेटे के साथ हुई थी। मेरी दीदी का नाम स्वाति था। स्वाति दीदी अपने ससुराल में बहुत खुश थी, क्योंकि यह रिश्ता मेरे पापा की मर्जी से हुआ था। मेरे पापा इस बात पर बहुत ही गर्व महसूस करते थे कि आज के ज़माने में भी उनकी बड़ी बेटी ने उनकी मर्जी के मुताबिक शादी की है, क्योंकि आजकल के लड़के लड़कियां अपनी पसंद से शादी करने को ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं। दूसरे नंबर पर मैं थी, जिसने अभी पढ़ाई पूरी कर ली थी और मैं बच्चों को इंटरस्टेट कंपनी सिखाती थी। मुझसे छोटी मेरी बहन ऐश्वर्या थी, जो मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए मेरे मामा जी के शहर मेरठ चली गई थी। उसे बचपन से ही मेरे मामा जी से बहुत लगाव था, इसलिए वह ज़्यादातर मामा जी के घर पर ही रहती थी। कभी कभी हमारे घर आया करती थी, लेकिन अब तो वो मास्टर्स कर रही थी, इसलिए अब काफ़ी समय से यहाँ नहीं आई थी। ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। इसी दौरान मेरी ज़िंदगी में एक लड़का शामिल हुआ। उस लड़के से मेरी मुलाकात मेरी एक दोस्त की शादी में हुई थी। जब वह लड़का वहाँ पर आया हुआ था, वह बार बार मुझे देख रहा था। मैंने कभी भी किसी लड़के से दोस्ती नहीं करी थी, लेकिन मेरी बहुत सारी ऐसी लड़कियां दोस्त रह चुकी थी और अभी भी उनका नाम आदर्श था। आदर्श ने जब मुझे शादी में देखा तो वह मेरा दीवाना सा हो गया था। वो भी अपने दोस्त की शादी में आया हुआ था। दरअसल वह बारात की तरफ से आया हुआ था और दूल्हा उसका दोस्त था। जब मैं शादी हॉल के वॉशरूम में बाहर निकल रही थी तो अचानक मेरी उससे टक्कर हो गई, क्योंकि मेरा ध्यान अपने दुपट्टे को संभालने में था और वह भी शायद हाथ में मोबाइल लेकर उस पर ध्यान देता हुआ सामने से चलकर आ रहा था। इससे पहले मैं उसे कुछ कहती, उसने मुझसे सॉरी कहना शुरू कर दिया। मुझे वैसे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर गलती उसकी नहीं बल्कि हम दोनों की थी। मैंने उसका सॉरी एक्सेप्ट कर लिया और मैं आगे बढ़ गई, मगर वह मुझे लगातार देख रहा था। मैं वॉशरूम में जब वापस आई तो मैंने उसे उसी जगह खड़े हुए देखा था। उसने कहा, आप मुझे बता सकती हैं कि जेंट्स वॉशरूम कहाँ है? मैंने कहा कि आपको इतना बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ नहीं दिख रहा? तो वह कहने लगा कि अरे नहीं, मैं समझा कि यही भी लेडीज वॉशरूम ना हो। मैं उसको देखते हुए आगे बढ़ गई थी। वह बेवकूफ़ था या मेरे सामने बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग कर रहा था, यह तो मैं नहीं समझ पाई थी। लेकिन उसे 2 ससरी बार टक्कर खाना खाते हुई थी, लेकिन अब की बार मेरी ही पलटे उस कपड़े जाकर गिर गई थी। उसके कपड़े गंदे हो गए थे। मैंने उसे जल्दी से सॉरी बोला, क्योंकि इस बार पूरी की पूरी गलती मेरी थी। जब मैं मोबाइल पर ध्यान लगाए हुए खाने की प्लेट पर हाथ में लेकर टह रही थी, अचानक मेरी हाई हील की वजह से मेरा पैर मुड़ गया था। वह मेरे करीब से गुजर रहा था। मैंने उसे सहारा लेकर पकड़ने की कोशिश करी और मेरे खाने की प्लेट उसके कपड़ों पर जा लगी। उसके कपड़ों पर दाग लग गए थे। इस बार मैंने उसे सॉरी बोलने में देर नहीं करी थी। मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उसने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि वह बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसने कहा कि आपको चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा कि नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, मगर आपके कपड़े गंदे हो गए। वह हंसने लगा और कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर अपने कपड़ों को साफ़ कर लेता हूँ। मैं उसके पीछे पीछे चली गई और उससे कहा कि लाइए मैं साफ़ कर देती हूँ। मैंने अपना रुमाल पानी से गीला किया और जितना हो सका उसके कपड़ों में दाग साफ़ कर दिए, लेकिन फिर भी उसके कपड़ों पर पीलेपन के धब्बे नज़र आ रहे थे। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपके कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ करीब में ही रहता हूँ, अभी जाकर कपड़े चेंज कर कर आ जाता हूँ। लेकिन काफ़ी रात हो गई है, सोच रहा हूँ कि अब अपने घर ही चला जाऊँ। मैंने कहा कि आपने खाना खाया या नहीं? तो वह कहने लगा कि नहीं, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, मुझे थकान हो रही है, अब मैं अपने घर जाऊँगा, कपड़े चेंज करके फिर आऊँगा। बस मन कर रहा है कि मैं अपने घर जाकर आराम करूँ। मैं शर्मिंदा होने लगी थी। मैंने कहा कि सॉरी, मेरी वजह से यह सब हो गया। तो वह कहने लगा कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने यह सब जानबूझकर तो नहीं किया है ना? मैंने कहा कि अच्छा, एक काम करते हैं, आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आप घर चले जाना। वह कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं मार्केट से खाना ऑर्डर करके खा लूँगा। अब मेरे कपड़े ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, वरना यहाँ मौजूद मेहमान मेरी मजाक बनाने लगेंगे। वह बेचारा वहाँ से उसी समय चला गया था। मुझे अफसोस हो रहा था कि वह खाना खाए बिना ही चला गया था। थोड़ी देर बाद मैं भी अपने घर को वापस गई थी। हमारे घर का काफ़ी खुला माहौल था। ऐसा नहीं था कि हमारे पापा ने हमें किसी कैद में रखा हो, मगर मेरे पापा हमसे फिर भी यही कहते थे कि मेरी दी हुई आज़ादी का तुम लोग कभी गलत फ़ायदा मत उठाना।
क्योंकि यह दुनिया बहुत ही मतलबी है। पापा ही करेंगे। 2 दिन उसी तरह से गुजर गए। जब फिर से मेरा सामना उस लड़के से हुआ, मैं उस बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी। अपनी बस के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जाने के लिए बस का ही सफ़र करती थी। बस वह सड़क पर मुझे नज़र आए तो अब की बार उसने मुझे आवाज़ लगाकर हाय बोला था। मैंने कहा आप, तो वह कहने लगा कि जी क्या आप किसी और का इंतज़ार कर रही हो। मैंने कहा कि मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे अपने इंस्टीट्यूट जाने लेट हो रहा है, बस अभी तक नहीं आई। बाइक पर था। कहने लगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको आपके इंस्टीट्यूट तक छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा कि अरे नहीं नहीं, बस आती ही होगी, मैं चली जाऊँगी। मगर वह बहुत ही जिद करने लगा और कहने लगा उस दिन के लिए आप मुझे अभी भी शर्मिंदा कर रही हो, तो अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए आप मेरा कहना मान लो, मुझे अच्छा लगेगा। अब उसके ज़्यादा जिद करने पर मैं उसकी बाइक पर बैठ गई थी। मैंने देखा था कि वह बहुत ही खुश नज़र आ रहा था और फिर उसके बाद उसने मुझे मेरे इंस्टीट्यूट ड्रॉप कर दिया था। वह कहने लगा कि आप यहाँ पर जॉब करती हो, यहाँ तो मेरा दोस्त भी जॉब करता है। मैंने कहा कि अच्छा, और फिर मुस्कुराते हुए इंस्टीट्यूट के अंदर आ गई थी। वह मुझे जाते हुए बड़ी ही दूर तक देखता रहा। अभी मैं उसको सिर्फ इतना ही जानती थी, लेकिन अब भी धीरे धीरे मेरा टकराव उससे बढ़ता ही जा रहा था। 2-3 दिन बाद फिर से मैंने उसे बस स्टॉप पर देखा। आज भी बस लेट थी और फिर वह मुझे इंस्टीट्यूट छोड़ने चला गया था और अब धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिए थे। वैसे तो बातों बातों में पहले उसने ही मुझसे मेरा नंबर मांगा था। उसका नाम आदर्श था। हम दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातें करने लगे थे। मुझे आदर्श का साथ बहुत ही पसंद आ रहा था। पहली पहली मोहब्बत का एहसास था, इसलिए मैं बहुत खुश रहने लगी थी। अभी आदर्श और मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि हम दोनों ने अपनी मोहब्बत के बारे में अभी किसी को नहीं बताया था। हर रोज़ मुझे आदर्श बस स्टॉप ले जाता था और रात को मेरे घर में थोड़ी दूर पर मुझे ड्रॉप कर दिया करता था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। एक दिन मेरे पास ऐश्वर्या की कॉल आई। ऐश्वर्या मुझे महीने में 1 या 2 बार कॉल कर लिया करती थी। वह गुस्सा हो रही थी, कहने लगी कि दीदी आजकल आप भी तो मुझसे बात नहीं करती, आखिर आपको हो क्या गया है। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं आदर्श के साथ ज़्यादातर बिजी रहती हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम घर कब आ रही हो। वह 1 हफ्ते के लिए गुवाहाटी आ रही थी। मैं यह खबर सुनकर बहुत ही खुश हुई। स्वाति दीदी ने कहा था कि वह भी हमारे घर पर तभी आएंगी जब ऐश्वर्या आएगी। स्वाति दीदी भी हमारे घर पर बहुत कम आया करती थी, लेकिन अब मुझे एक नई खबर सुनने को मिली थी। पापा ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए थे। पापा का कहना था कि अब सीमा की शादी की उम्र हो गई है, मगर मैं तो आदर्श से प्यार करती थी, उसके अलावा किसी और से भी शादी कैसे कर सकती थी। मैंने फ़ौरन ही कॉल करके आदर्श को इस बारे में बता दिया। आदर्श कहने लगा कि तुम्हारी शादी मेरे अलावा किसी से नहीं होगी। मैंने कहा तो फिर तो मेरे घर रिश्ता भेज दो ना। वह कहने लगा कि मेरे पापा में तो पिता इस दुनिया में नहीं है, मैं खुद ही तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ जाऊंगा। मुझे उम्मीद थी कि जब आदर्श मेरे घर आकर मेरे मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगेगा तो वह फ़ौरन ही राजी हो जाएंगे। मजबूरन मुझे स्वाति दीदी को घर बुलाकर आदर्श के बारे में सब कुछ बताना पड़ गया था। स्वाति दीदी यह सब सुनकर बहुत हैरान थी। उन्होंने कहा, यह तुमने क्या कर दिया? पापा ने तुमसे मना किया था ना कि उनके भरोसे को तोड़ने की भी कभी कोशिश मत करना। तुम जॉब करती हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बाहर लड़कों से मिलो। मैंने कहा, दीदी मैं किसी लड़के से नहीं मिलती, मैं तो बस आदर्श से प्यार करने लगी हूँ और आदर्श के साथ कौन सा मैं भागकर शादी करने जा रही हूँ। आदर्श खुद इज्जत से मुझे यहाँ से रिश्ता लेकर ले आएगा। दीदी ने कहा कि चलो अच्छा है, वहाँ यहाँ अपने माता पिता को लेकर आ जाएगा तो शायद पापा तुम दोनों की शादी के लिए हाँ कर दे। मैंने दीदी को साफ साफ बता दिया कि उसके माता पिता नहीं हैं और ना ही कोई भाई बहन है। उसका इस शहर में कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता। वह किसी दूसरे का रहने वाला है और डॉक्टर है, किसी अस्पताल में ड्यूटी करता है। यहाँ पर वह अपनी जॉब के सिलसिले में आया हुआ है, लेकिन उसका ड्रीम है कि वह अपना अलग क्लिनिक खोलना चाहता है। शादी के बाद वह मुझे अपने घर में ले जाएगा और वहीं पर क्लिनिक खोलेगा। स्वाति दीदी ने जब सुना कि लड़का डॉक्टर है तो वह बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर है तो अच्छे पैसे कमाता होगा। अगले दिन दोपहर का समय था जब आदर्श हमारे घर में मेरे मम्मी पापा से बात करने के लिए आया। मेरी मम्मी और दीदी को तो वो बहुत पसंद आया था, लेकिन पापा ने जब उसको अपने सामने देखा तो वो उसकी ही बेटी का हाथ मांगने के लिए अकेला आया था। यह सब देखकर मेरे पापा को बहुत गुस्सा भी आया था और वह हैरान भी हुए थे। उस समय तो पापा ने आदर्श से कुछ नहीं कहा कि हम तुम्हें सोचकर जवाब दे देंगे, लेकिन उसके जाने के बाद पापा गुस्सा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। मम्मी कहने लगी कि आखिर इस लड़के में क्या परेशानी है, देखने का भी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है। पापा कहने लगे कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं किसी भी राह चलते के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूं? इसका कोई परिवार नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। बेटियों की शादी इतनी आसानी से नहीं की जाती। मुझे पापा का इनकार करने की यह वजह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि यह कोई खास वजह नहीं थी। मैंने उसे उसी समय हंगामा करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा, पापा मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आदर्श से ही करूंगी, वरना सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। पापा ने कहा कि अच्छा तो ठीक है, बैठी रहो कुंवारी, मगर मैं तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ नहीं करवाऊंगी। जैसे तुम्हारी बहन की शादी ही की देखभाल कर इसी तरह से तुम्हारा भी शादी करूंगा। मैंने पापा से कहा, पापा दीदी अपने ससुराल में खुश रहती है, वो उनका भाग्य है, मैं भी अपनी ससुराल में खुश रहूंगी। आदर्श बहुत अच्छा लड़का है, उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। मगर पापा तो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैंने दीदी और मम्मी को अपनी तरफ कर लिया था। मम्मी ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी इसी लड़की के साथ करवाऊंगी। मैं भी जिद पर अड़ गई थी। अब इतने लोगों के सामने अकेले पापा की क्या चलती। पापा ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी शादी उसी लड़के के साथ हो जाएगी, मगर मैं तुमसे सारे संबंध खत्म कर दूंगा। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, पापा अभी नाराज हैं इसलिए यह सब कुछ कर रही हैं। मैंने जब आदर्श को बताया कि मेरे पापा हम दोनों की शादी के लिए मान गए हैं तो वह बहुत ही खुश हुआ और सिंपल तरीके से मेरी आदर्श के साथ शादी हो गई थी। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मैं उसकी पत्नी बन गई थी। मेरी शादी में ज़्यादा कोई शामिल नहीं हो सका था। मेरे जीजू, मेरी दीदी, माँ और पापा, इतने ही सिर्फ लोग मौजूद थे। यहाँ तक कि ऐश्वर्या को भी हमने नहीं बुलाया था। ऐश्वर्या को जब यह सब पता चला तो वह बहुत ही नाराज हुई थी, लेकिन अभी उसके आने में बहुत ही समय था और अक्सर वह घर तभी आती थी जब उसके कॉलेज की छुट्टियां होती थी। उसके आने के चक्कर में अगर पापा का फैसला बदल जाता तो मैं क्या करती। वैसे भी मेरे पापा बड़ी मुश्किल से कोई फैसला करते थे। मेरी शादी तो आदर्श के साथ जैसे तैसे हो गई थी। मेरे पापा ने मुझे विदा भी कर दिया था, मगर घर से जाते समय उन्होंने कहा था कि कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो यहाँ कभी मत आना। मैं खामोशी से घर से निकल आई थी। आदर्श ने कुछ दिनों तो मुझे अपने साथ यहाँ एक बड़े से घर में रखा था। आदर्श ने कहा कि एक घर उसके किराए पर लिया है। मैं तो इस घर को देखकर चौंक गई थी। घर बहुत ही बड़ा था। मुझे तो उम्मीद ही नहीं रही कि इतना बड़ा घर आदर्श रेंट पर भी ले सकता है। इस घर को देखकर लगता था जैसे कोई घर नहीं बल्कि कोई होटल है। घर में पूरी तरह से साफ सफाई थी और 2 नौकरानियां भी थी। आदर्श ने कहा कि हम इस घर में सिर्फ 1 महीने रहेंगे, फिर जब मैं अपने घर तुम्हें ले जाऊंगा तो वहां जाकर मैं अपना क्लिनिक खोलूंगा। मैंने आदर्श से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ पर है? आदर्श ने मुझे बताया कि मेरा घर मेरठ में है, क्योंकि अभी मैं 3 महीने से ही आदर्श को जानती थी और शायद इन 3 महीनों में वह मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें ज़्यादा किया करता था।